आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया है, इस पे अवेलेबल है, आप लोग MS तिवारी पे जा कर के यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, जिसमें हमने बेसिक फोर्स के बारे में देखा था, मोमेंटम के बारे में देखा था, इनर्शिया के बारे में देखा था। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके थे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी। तो आज हम उसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आगे आज हम चालू करेंगे FBD से, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं और कई जगह आते हैं। बहुत यूजफुल टॉपिक है और बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, उसके बाद आप लोगों को बड़े ईजिली वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालो फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FBD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो एक्चुअल में ये होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। जब हमें कोई फोर्स दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, कोई फोर्स दिया हुआ हो और किसी पर्टिकुलर एंगल पे दिया हुआ हो, किस पे दिया हुआ हो, किसी पर्टिकुलर एंगल पे दिया हुआ, तो उस फोर्स को हम दो कंपोनेंटों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कितने कंपोनेंटों में? दो कंपोनेंटों में ब्रेक डाउन कर लेते हो। जिन दो कंपोनेंटों में ब्रेक डाउन करते हैं उनमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनके बीच में, दोनों कंपोनेंटों के बीच में एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। देखो मान लो हमें ये फोर्स दे दिया F, क्या दे दिया? ये फोर्स। तो ये मान लो यहाँ से कुछ ऐसे एंगल पे दे रखा है आपको, एंगल थीटा है। तो इस फोर्स को, ये हमें एंगल पे दिया हुआ है, तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंटों में ब्रेक डाउन करेंगे। किस किस कंपोनेंट में? दो कंपोनेंटों में। मान लिया हमारा एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। अब ये जिस दो कंपोनेंटों में हमने इस फोर्स को ब्रेक किया है या तोड़ा है, रिजॉल्व किया है, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन, ये हमारी आवश्यक कंडीशन है। वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। दूसरी एक कंडीशन और भी है कि ये जो फोर्स था, जिस फोर्स को आपने रिजॉल्व किया है, वो जो दो फोर्सों के बीच में रिजॉल्व किया है, उसके बीच में हमेशा ये वाला होना चाहिए। मतलब इस फोर्स को हमने इस फोर्स में और इस फोर्स में रिजॉल्व किया है, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये था, ये हमेशा मिडिल में होना चाहिए। किसके? इसके और इसके। ठीक है। मान लो हमें कोई एक फोर्स दिया होता है ऐसे, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करते? इसको रिजॉल्व ऐसे करेंगे, इधर और इधर, ताकि देखो ये इस फोर्स के और इस फोर्स के क्या होना चाहिए? मिड में होना चाहिए, और ये फोर्स इस एंगल पे दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसके दो ही कंपोनेंट, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, इसको हम और भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक 11th में और 12th में जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो किसी फोर्स को दो ही कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे लिए बस यही दो ही कंपोनेंट में रिजॉल्वेशन हमारे सिलेबस में है, या हम पढ़ते हैं। आगे आप अगर इंजीनियरिंग करोगे और भी आगे जाओगे तो आपको वहाँ मोर देन टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना भी सिखाया जाता है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये एक्चुअल में करते कैसे हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं। हमें जो भी कोई एक फोर्स दिया होगा, हम उसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। उन कंपोनेंटों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो हम इसको ऐसे कर दें और इसको भी ऐसे कर दें, मान लो यहाँ तक हमने रिजॉल्व किया था, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। तो जो उसको हम जिन कंपोनेंटों में तोड़ा था, हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास एक फोर्स था F, उसको हमने दो भागों में रिजॉल्व कर लिया। अब ये वाला जो कंपोनेंट होता है जिसके साथ एंगल दिया हुआ होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? F मैग्नीट्यूड था F, साथ में मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? थीटा की। किस रेशियो के साथ? कॉस के रेशियो के साथ, तो कॉस थीटा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिसके साथ एंगल दिया हुआ हो उस वाले फोर्स को हम कॉस थीटा पे लिखते हैं। जैसे इस वाले के साथ दिया था तो F कॉस थीटा लिखते हैं। ऊपर वाले के साथ साइन में लिखते हैं, जिसके साथ नहीं दिया हो उसके साथ साइन में लिखते हैं। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? F साइन थीटा। तो अब हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। एक को बोल दिया F कॉस थीटा और एक को बोल दिया F साइन थीटा। अब मान लो हमारे पास एक फोर्स दिया होता, सपोज करो ये कुछ इस प्रकार का दिया होता, F फोर्स।
अब हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो अगर आप इसको बेसिकली रिजॉल्व करोगे तो देखो इसके साथ कोई एंगल नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। किस पर है? एक्स एक्सिस पे है। तो इसके साथ एंगल क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 0। एक्स एक्सिस पे कौन क्या एंगल फॉर्म से लाइन का कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर हम इस जिसके साथ दिया होता है उसके साथ क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं। तो अगर हम इसके साथ रिजॉल्व भी करते हैं, सपोज करो कि ये वाला फोर्स दिया था, हमने इसको इसी पर रिजॉल्व करेंगे। और किस पे रिजॉल्व करेंगे? दो कंपोनेंटों पे 90 बनना चाहिए। इस पे हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो जब इस पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस वाले में हो जाएगा f cos 0 और cos 0 वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या आ गया? f ही आ गया। और इस पे क्या रिजॉल्व करेंगे? f sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो इधर क्या आ गया? पूरा फोर्स 0। इसलिए जब भी कभी हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही दिया हुआ कोई फोर्स तो हम उसको रिजॉल्व नहीं करते। वो जिस डायरेक्शन में दिया होगा, जिस एक्सिस पे दिया होगा, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। हम हमेशा किसको रिजॉल्व करते हैं? जो कोई एंगल बनाते हुए होतेगा। क्यों हम एंगल वाले करते हैं? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट में आते हैं और कुछ मैग्नीट्यूड निकल के आता है। लेकिन अगर हम इस पे करेंगे तो उस पे एक्स पर तो मैग्नीट्यूड है बट वाई पे क्या हो गया? 0। अच्छा, इस वाले को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल देते हैं या एक्स कंपोनेंट बोल देते हैं। इस वाले को वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे इसके। मान लो हमें कोई ऐसी बॉडी दी हुई है, ये इस शेप की कोई बॉडी दी हुई है हमें। किस शेप की? इस शेप की। कुछ भी शेप की आपको कोई बॉडी दी जा सकती है। अब इस बॉडी पर इन्होंने दो एंगल लगा दिए, दो फोर्स लगा दिए। एक फोर्स ये लगा दिया, इसकी वैल्यू बोल दिया 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स इन्होंने ऐसे लगा दिया, इसकी फोर्स इन्होंने बोल दिया, इस वाले फोर्स को बोल दिया 5 न्यूटन। अब बोला इस बॉडी का रिजल्टेंट मोशन आप बताओ। देखो दो फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पर, इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब बोला इसका रिजल्टेंट आप बताओ। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी FBD बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? FBD। अब हम फोर्सों को ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखो आप किसी एक पॉइंट को ले लो ऐसे, इस पॉइंट पे मान लो ये आपका, देखो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब x एक्सिस पे आप इस फोर्स को देखो, अगर हम इस फोर्स को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करें और यहाँ पर कुछ एंगल भी देंगे, मान लो इन्होंने ये एंगल दे रखा है यहाँ से 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब ये तो क्या था, इसमें तो कोई एंगल बनेगा नहीं, 0 का होगा। तो हम इसको दो कंपोनेंटों में ब्रेक डाउन करेंगे। हमने आपको पहले कहा किस किस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे? एक तो देखो हम इस वाले कंपोनेंट में इसको ब्रेक डाउन करेंगे और दूसरा इस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पहले देखो ये इसके साथ क्या दिया हुआ है? इसके साथ थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके साथ हम मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 cos 30। ये वाला कंपोनेंट आ गया वाई डायरेक्शन का। ये वाला क्या हो जाएगा? 10 sin 30। और इस वाले में हमने क्या बताया था कि ये x में एक ही डायरेक्शन में है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 x डायरेक्शन में आ जाएगा, y में तो कुछ होगा ही नहीं, y में 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको निकालें तो इसको हम ऐसे बोलते हैं समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 रखते हैं और समेशन ऑफ fy, ये फोर्स ऑफ x है और फोर्स ऑफ y, ये दोनों एक एक बार में 0 रखते हैं। अब देखो अगर हम इन सारे फोर्सों को एक पॉइंट पर लेके आते हैं इस एक्सिस पे, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो हम ऐसे बना लेते हैं। कितना है भाई? ये 10 sin 30। दूसरा वाला इधर लग रहा है, ये वाला कितना है? 5 न्यूटन ओनली 5। अब हम y डायरेक्शन में देखते हैं। y डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ओनली दिस वन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम देखो ऐसे बना देते हैं कि इसको क्या लिख, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये कितना है? 10 cos 30। तो अगर देखो हम y कंपोनेंट लेते हैं तो सिर्फ y कंपोनेंट में क्या गया? 10 cos 30 इज इक्वल टू 0।
ये तो हमारा वाई कंपोनेंट के लिए हो गया, क्योंकि एक ही फोर्स था, कोई और फोर्स था नहीं। अगर एक्स कंपोनेंट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला। अब देखो इसमें डायरेक्शन आप अपने ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव साइड में आ रहा है तो इसको नेगेटिव ले लो। इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नेगेटिव आप नहीं लिखना चाहते हो इस फोर्स को, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी, तो आप इसको ऐसे अपवर्ड लिख लो, पॉजिटिव लिख लो या अपवर्ड लिख लो, आपकी मर्जी है। अगर ये डाउनवर्ड होता तो आप नेगेटिव लिख लेते। अब सेम इनको भी ऐसे लिख सकते थे, आपका एफ किधर था, इस डायरेक्शन में था, तो आप ऐसे लिख सकते थे 5 दिस डायरेक्शन। ये किधर था 10 sin 30 विच डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ऐसे। और अगर आप इस डायरेक्शन को निगेटिव काउंट करते हो और इसको पॉजिटिव, तो आप उसके हिसाब से साइन के साथ लिख दो। साइन के साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हम समेशन वाला ये वाला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ऐसे लिखेंगे 10 sin 30 माइनस दिस वन निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, माइनस 5 इक्वल टू 0। आप साइन 30 वैल्यू आप रखो और इसको सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा फोर्स को रिजॉल्व करने का। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो समझ जाएगा। मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी थी, इस पे 2 फोर्स लग रहे थे। एक ये फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, किस एंगल पे लग रहा था, 30 डिग्री पर। एंगल क्या था, 30 डिग्री। किसके साथ था, वाई एक्सिस के साथ। देखो ये इसके साथ है ना, तो वाई एक्सिस के साथ। अब दूसरा फोर्स लग रहा था ओनली 5 न्यूटन का, किसके साथ लग रहा था, एक्स एक्सिस पे लग रहा था। तो हमने आपको बताया था जब कभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे दिया हो तो जो जिस एक्सिस पे दिया हो वो उतना फोर्स दिया हो रहेगा, लगेगा जितना कि दिया रहेगा, और दूसरे एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सेम। तो 5 न्यूटन था तो 5 न्यूटन हो गया। अब हमने इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये तो तुम्हारा y कंपोनेंट 0 हो गया तो रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, x कंपोनेंट यही सेम रहेगा। इसको हमने रिजॉल्व किया, इसको रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंटों में, किसमें, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में। x कंपोनेंट क्या हो गया 10 cos 30 एंड y कंपोनेंट 10 sin 30। क्यों, क्योंकि इसके साथ थीटा दिया था 30 डिग्री, तो हमने इसको cos के साथ ले लिया। इसके साथ में एंगल नहीं दिया था तो हम इसको sin के साथ ले लिए। अब उसके बाद फिर देखो इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो ये 0 हो गया, क्योंकि y कंपोनेंट में एक ही फोर्स था, क्या था 10 cos 30 इक्वल टू 0। x कंपोनेंट में लेके चल रहे हैं तो क्या है 10 sin 30 माइनस 5 न्यूटन का लग रहा है ना। जो फोर्स होता है वो हमेशा पॉइंट पे लगता है। कहाँ पे लगता है, पॉइंट एप्लीकेशन होता है, वो पॉइंट पे अप्लाइड होता है। तो इस सारे इस जो सिस्टम था हमने मान लिया इस पॉइंट पे है और एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स हमारे एक्ट हो रहे हैं, उसी पॉइंट को हमने ये मान नोट कर लिया और यहाँ से देखो दिखा दिया, तो फिर हमारा ये हो गया। इसको नोट कर लो। देखो 1-2 बातें इसमें हम थोड़ा सा आपको और बताते हैं। पहले ये हमारा कोई भी प्लेन है, इस प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक हो, कुछ भी हो। जब भी किसी भी प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो वेट होगा, क्या होगा, वेट। देखो वेट और मास में आप लोगों को डिफरेंस पता है। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे क्या हैं, मास हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, किसके, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो उस फोर्स को जो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को इसके मास में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्स को नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, इसके मास के साथ, और वो मल्टीप्लिकेशन जो हो जाता है दैट इज नोन एज अ वेट। वेट एक टाइप का फोर्स होता है और वेट की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है। W इक्वल टू होता है, वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल टू होता है m इंटू जी। मास बताया, ये मास होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और G उस पर कितना अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना लग रहा है, उसका मल्टीपल होता है वेट, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की भी न्यूटन होती है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू
m/a, m दोनों में है ना, बस a और g का फर्क है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है और यहाँ पे कोई अदर एक्सेलरेशन हो सकता है, मान लो कोई कार चल रही है उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो किसी भी कंडीशन में रखा हो तो उसका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। मान लो वो इस प्लेन में ऐसे ना रखा हो, कोई इंक्लाइंड प्लेन में रखा हो, मान लो ये कोई हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन पे रखा हुआ हो, अब इसका वेट कहाँ लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमेशा उसके वेट के डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, अब देखो इस पे न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बॉडी पर जब कोई नीचे की तरफ वेट लग रहा था और ये इक्विलिब्रियम में थी, तो फोर्स तो एक साथ रह ही नहीं सकता, फोर्स हमेशा कैसा रहता है, कपल में रहता है। तो ये नीचे लग रहा था तो इस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा, दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। उसी रिएक्शन फोर्स को नॉर्मली लगता है, वो नॉर्मल टू सरफेस लगता है, इसीलिए उसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है, रिएक्शन होता है किसका, इस एक्शन का, और किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। कौन से सरफेस, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे तो इस कंडीशन में हमारा सरफेस ये वाला है, अब इसके नॉर्मल क्या हो जाएगा, दिस वन। कुछ समझ में आ रहा है, देखो जो भी बॉडी का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो भी उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जिस सरफेस पे रखा जाएगा उस सरफेस के नॉर्मल क्या लगेगा, उस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, कह सकता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है ना, इसीलिए हम इसे नॉर्मल भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमेशा ये परपेंडिकुलर लगता है, किसके, जिस प्लेन पर रखा जाता है, जिस सरफेस पे ये रखा जाता है। अब देखो अगर इस कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम निकालना हो, इस कहेगी आप इसमें FBD बनाओ, तो इसमें FBD क्या हो जाएगी, y एक्सिस में कोई फोर्स है नहीं है, सॉरी x एक्सिस में कोई फोर्स है नहीं है, सिर्फ y एक्सिस में। हम क्या करेंगे, हमारा सीधे R इक्वल टू mg, एट रेस्ट में था तो R इक्वल टू mg। अगर इस डायरेक्शन में कहेंगे, अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप इसको रिजॉल्व कर लो, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसको आपको y एक्सिस मानना पड़ेगा और इसको x एक्सिस, तो ऐसे कुछ मानोगे, और ऐसे कुछ मानोगे। तो देखो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन y एक्सिस पे हो गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया x एक्सिस और इसको मान लिया y एक्सिस। तो इस फोर्स का तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है किसका कंपोनेंट होगा, इसका कौन कौन सा कंपोनेंट बनेगा, दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। अब ये एंगल दिया होगा आपको, अगर नहीं भी दिया होगा, सपोज करो यहाँ से अगर कोई एंगल दिया होता, कहाँ से दिया होता, यहाँ से थीटा दिया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अब देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमें निकल आएगा, कौन सा, ये देखो ये इसके प्लेन है, ये अगर थीटा दिया हुआ है तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार से ड्रॉ करो, दिस वन एंड दिस वन। अब ये मान लो ये वाली लाइन है, तो अपोजिट दिस वन, दिस एंगल मान लो इस लाइन पे चल रहा है, तो ये वाला एंगल और इस वाला है, ये अगर ये पूरा मान 90 हो गया तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ये पूरा 90 हो गया, 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल के किसी भी क्या होता है, सम 180 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मान लेते 30 डिग्री दिया होता तो ये वाला कितना हो जाता, 90 माइनस 60 हो जाता, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री
ये 90 निकल गया, ये और ये हमने निकाल लिया, तो यहाँ हमारा इसके साथ ये कितना बन गया, ये 60, तो ये भी 60 डिग्री। तो हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, किस में तोड़ लेंगे, अगर इसके साथ एंगल दिया है तो यहाँ इसको ब्रेक कर लेंगे, किसके साथ ब्रेक करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, mg है, mg cos 30, और उसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो x एक्सिस के साथ था, y के साथ भी कंपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg sin 90 माइनस थीटा लिया था, तो आप इसको 90 माइनस थीटा ले लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर। इसको हम कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर लेते हैं जब हमें कोई एंगल दिया होता है तो। अच्छा, एक तो कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये भी तो थी, सेकंड कंडीशन पे ध्यान दो आप लोग। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन था, अब वर्टिकली वेट, और ये नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने ना इसको, इस वाले को y एक्सिस मान लिया, तो अब x एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे r को, किसको ब्रेक डाउन करेंगे, r को। तो अब इसको ऐसे करेंगे, r मान लो इसके साथ एंगल दिया होता तो r cos थीटा, और इसके साथ दिया है तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, r sin थीटा। तो इस कंडीशन में जब भी हमारे पास प्लेन में हो, हम दो में से किसी एक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो इस वाले को ब्रेक डाउन कर लें या इस वाले को। अब हमें एंगल निकालने के लिए ये वाला जो एंगल दिया होगा, मान लो यहाँ से कोई एंगल दिया होता तो उस एंगल को हम यहाँ से इसको बढ़ा लेते थोड़ा सा, और इस वाले एंगल अगर यहाँ पे थीटा दिया तो 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 बन जाता है, ठीक है। तो हम थीटा रख करके निकाल लेते हैं। ये दोनों कंडीशन हमारी होती है, नोट करो। एक कंडीशन और देखते हैं, कोई बॉडी ये 45 डिग्री एंगल पर है, कितने एंगल पे है, 45 पर, और यहाँ से किसी बॉडी का कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स दिया हुआ है कितना, 15 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री। तो अब इस फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और y कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे, किस कंपोनेंट में, x और 15 है, तो थोड़ा सा ऐसे, इसको, इस पॉइंट को हम x और y कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। हमने यहाँ पर उसका एक्सिस डाल ड्रॉप कर दिया। अब इसमें पूछा गया था कि ये 10 न्यूटन का मान लो कोई फोर्स है, तो इस फोर्स को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना था। दिया कैसे था, यहाँ से 15 डिग्री का दिया था, और फिर ऊपर जा करके सॉरी यहाँ पर 45 डिग्री पे दिया था, ऊपर जाके 15 डिग्री पे दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका, इस रिजोल्यूशन फोर्स। तो अब इसका एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एंगल हम ऐसे निकालेंगे, ये हमें 45 दिया है, ये 15, तो ये भी पूरा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 45 हो गया, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45। अब ये 15 है, तो ये कितना बच गया, 30। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना दिया हुआ है, 30। तो इधर क्या लिख देंगे, इस डायरेक्शन में 10 cos 30, और इस डायरेक्शन में क्या लिख देंगे, 10 sin 30। ठीक है, ये तब है जब एक इंक्लाइंड प्लेन का इसका भी एंगल दिया हो, कुछ उसका भी एंगल दिया हो, तो हम इसको ऐसे रिजॉल्व करके एंगल निकाल लेते हैं। और एंगल निकालने के बाद फिर तो हम दो कंपोनेंट उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक हो जाता है f cos 30 और एक हो जाता है f sin 30। इसको भी नोट कर लो।